सो हेलो विद्यार्थी, दिस इज़ अजय चौहान और आज हम करंट अफेयर्स का इकोनॉमी से स्टार्ट करने वाले हैं, इकोनॉमी सब्जेक्ट से। और 2024 प्रीलिम्स करंट अफेयर्स के लिए हम जो है लर्न करने वाले हैं डिफरेंट टॉपिक्स दैट आर इन द न्यूज़ राइट नाउ। तो स्टार्टिंग विद द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमी, और यहाँ पर पहला टॉपिक जो है हमारे सामने ये है रिड्यूसिंग एफडीआई। ठीक है, रिड्यूसिंग एफडीआई फ्रॉम केमन आइलैंड्स एंड साइप्रस। तो अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी गवर्नमेंट की और उसमें ऐसा बोला गया कि साइप्रस जो कि मेडिटेरेनियन सी में लोकेटेड है, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी में, एंड केमन आइलैंड्स जो कि कैरेबियन सी में लोकेटेड है, तो इन दोनों से जो एफडीआई आया करता था उसमें काफ़ी हद तक गिरावट आई है। ठीक है, तो जो साइप्रस से आता था, जितना भी एफडीआई आता था कंट्री के अंदर, उसमें 95% तक घट गया है वो आना। ठीक है, और कैमन आइलैंड से अराउंड 75%। तो यहाँ पर ये मेंशन भी मैंने कर रखा है, आप देख सकते हैं कि इंडियाज एफडीआई फ्रॉम केमन आइलैंड्स एंड साइप्रस प्लंज्ड बाय 75% एंड ओवर 95% रिस्पेक्टिवली। ये अप्रैल से सितंबर 2023 के बीच में है। तो ये टॉपिक इसलिए मैंने पिक किया है ताकि जो प्रीलिम्स में एफडीआई के ट्रेंड्स पूछे जाते हैं तो उसके बारे में आपको ब्रीफ कर सकूं कि एफडीआई के ट्रेंड्स कंट्री में पिछले 2 डिकेड के कैसे हैं, जिससे कि कल को स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है 2024 प्रीलिम्स में तो आप सॉल्व कर सको। उसी के साथ में कौन से 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जहां से इंडिया में एफडीआई आता है, कौन से 5 सेक्टर्स हैं जहां पे एफडीआई लोकेट किया जाता है, रजिस्टर किया जाता है, और कौन से 5 टॉप के स्टेट्स हैं वहाँ पर एफडीआई जाता है। उसके साथ ही इनकी ज्योग्राफी के बारे में जानेंगे, फर्दर ऑफशोर क्रिप्टो एक्सचेंजेस के बारे में जानेंगे, एंड आरबीआई के द्वारा लिए गए डिफरेंट स्टेप्स के बारे में जानेंगे जो कि आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो द सेशन वुड बी कंप्लीटली इंगेज्ड फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। इसमें हम ऐसा नहीं देखेंगे कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को कवर करें, सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स का ओरिएंटेशन रहेगा, जिससे कि लेक्चर को शॉर्ट रखा जा सके एंड मोर इंसाइटफुल हो आपके लिए फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो पहला टॉपिक ये जो है केमन आइलैंड्स वाला, इसको मैंने ब्रीफ कर दिया है आपको। अब यहां पर देखिए रीजन क्या है, एफडीआई क्यों कम हो गया है। तो पहली चीज है कि वहां से जब इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं तो एज गवर्नमेंट का फोकस जो है वो ब्लैक मनी को, मनी लॉन्ड्रिंग को, टेरर फाइनेंसिंग को रोकने पे बहुत ज्यादा है, इसलिए स्क्रूटनी हो रही है, स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशंस हो रहा है। जो भी एप्लीकेशंस आते हैं ना कि एफडीआई में हमको निवेश करना है इंडिया के अंदर, तो उसमें जो भी एप्लीकेशंस आते हैं उनकी स्क्रूटनी और बढ़ा दी गई है कि किसी भी तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग का केस ना हो। और इसके चलते यहां पर क्या हुआ है, एफडीआई कहीं ना कहीं डिले हुआ है। उसके बाद ओवरऑल एफडीआई भी कंट्री में क्या है, अभी 24% तक घट गया है। रीजन क्या है, हायर यूएसए इन्फ्लेशन, यानी कि यूएसए में जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ी है, तो वहां पर चूंकि चीजें महंगी हुई हैं तो लोगों के पास क्रेडिट कम है दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करने के लिए, इसलिए जो है कहीं ना कहीं ओवरऑल एफडीआई कंट्री के अंदर 24% की दर से घटा है, 24% तक घट गया है। प्लस अदर रीजन इज जियोपॉलिटिकल टेंशंस। आपने यूक्रेन रीजन के बारे में जाना, इसके साथ में अभी वेस्ट एशिया में काफी टर्मोइल हो रखा है, ईरान, इजराइल, पैलेस्टीन, ये सब रीजन जो है पूरे के पूरे डिस्टेबलाइज हैं राइट नाउ। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, इंडियन ओशन रीजन में जो ट्रेड है वो कहीं ना कहीं सफर कर रहा है। आपने अरेबियन सी में पायरेसी की न्यूज़ सुनी कि हाउती रेबल्स जो हैं वो वहाँ पे पायरेसी कर रहे हैं बैक्ड बाई ईरान। तो ये रीजन जो आप सुन रहे हैं इसकी वजह से एक अनसर्टेनिटी क्रिएट हो रही है, लीडिंग टू लेस अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस अमंग इन्वेस्टर्स इन द होल ऑफ साउथ एशियन रीजन। तो ये एक रीजन है। फिर फ्यूचर प्रोजेक्शंस इसके क्या हैं, तो अगर फ्यूचर प्रोजेक्शंस में एक अच्छी न्यूज़ ये है कि एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसको इंडिया ने 2010 में यहाँ पर ज्वाइन किया था, उसका मेन काम क्या है, उसका मेन काम है मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को रोकना, उसको मॉनिटर करना। तो वो जो भी कंट्रीज इस चीज़ में इंगेज होती हैं तो उनको वो ग्रे लिस्ट में डाल देता है। ठीक है, कि इनको मॉनिटर करने की जरूरत है। तो केमन आइलैंड्स को ग्रे लिस्ट में एफएटीएफ ने डाला हुआ था और अभी उसको हटा दिया है। तो हटा दिया तो इसकी वजह से फिर वहां से इन फ्यूचर क्या होगा कि एफडीआई वापस से आने लगेगा। ठीक है, वो बढ़ने के प्रोजेक्शंस हैं कि आगे जो है एफडीआई और बढ़ेगा, जो अभी घट गया है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। इसके बाद हम देखते हैं, ये 2010 में इंडिया ने ज्वाइन किया, याद रखिएगा एफएटीएफ को। एफएटीएफ उसका टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस का, तो उस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे इन डिटेल। अभी हम एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ट्रेंड्स को जानते हैं, इंडिया के अंदर क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स 2024 के लिए। पहला ट्रेंड यहाँ पे क्या कह रहा है कि
कि एफडीआई इन्फ्लोज इंडिया में जो है 2014 और 15 में अराउंड 45 बिलियन डॉलर्स थे एंड विच हैव इंक्रीज्ड कंसिस्टेंटली सिंस देन, ठीक है। लेकिन ये कहना 2021-22 के लिए सही होगा, क्योंकि 2014 से लेके 2021 तक जो है, 2022 तक जो है एफडीआई लगातार ऊपर बढ़ा है। लेकिन उसके बाद जो है अभी रिसेंटली 2022-23 में, 2022 और 23 में अगेन जो पीक अटेन की थी, ठीक है, पीक यहां पर देखिए मेंशन कर रखी है 83.57 बिलियन डॉलर्स की, ठीक है। तो ये जो हाईएस्ट आया था 2021-22 में, तो ये 2014 से लेके 2022 तक लगातार ऊपर गया, ट्रैजेक्टरी अपवर्ड थी इसकी। लेकिन 2022 और 3 में, यानी कि लास्ट ईयर में, ये 70 बिलियन डॉलर्स हो गया, 70.97, तो 71 बिलियन डॉलर्स हो गया। तो हम ये नहीं कह सकते कि 2014 से लेके 2024 तक ये लगातार बढ़ा है, लेकिन हाँ 2021-22 तक लगातार बढ़ा है ऊपर की तरफ। तो स्टेटमेंट बेस्ड अगर क्वेश्चन आएगा तो यू शुड बी वेरी क्लियर कि अगर वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड देते हैं तो उस टाइम पीरियड के लिए वो स्टेटमेंट सही होगा। लेकिन अगर वो बोल देते हैं कि 2014 से लेकर अभी तक लगातार बढ़ रहा है, 2014 से लेकर अभी तक लगातार इंक्रीज हो रहा है, तो वहां पे वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं, तो यू शुड बी वॉचफुल व्हाइल अटेम्प्टिंग देम। इसके साथ में आगे बढ़ते हैं, तो टोटल एफडीआई इनफ्लोज इन द कंट्री इन लास्ट 23 ईयर्स, ठीक है, वो कितना रहा है 953 बिलियन डॉलर्स। तो 1 ट्रिलियन डॉलर का मार्क क्रॉस नहीं किया है। तो अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है और पूछता है आपसे कि इंडिया में एफडीआई जो है इन पास्ट 2 डिकेड्स इट हैज क्रॉस्ड 1 ट्रिलियन डॉलर्स, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। सिंस 2000 यानी कि 2000 के टाइम से, ईयर 2000 से 2023 तक अभी तक जो है ये 953 बिलियन डॉलर्स के अराउंड रहा है। और यही चीज 65% अगर यहाँ पे जैसे मेंशन कर रखा है मैंने, तो ये क्या है कि अप्रैल 2014 से लेके 2023 तक जो आया है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री, दैट इज टू द ट्यून ऑफ 615 बिलियन डॉलर्स। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये टोटल एफडीआई जो पिछले 23 सालों में आया है, उसमें लास्ट 10 ईयर्स का अगर मैं क्यूमुलेटिवली देखूं तो वो 65% के अराउंड है, ठीक है। तो दैट्स अबाउट एफडीआई ट्रेंड्स इन इंडिया। इसके बाद जो है टॉप 5 कंट्रीज जहां से एफडीआई इक्विटी इनफ्लो आता है, तो वो कौन कौन सी हैं, तो ये अगर मैं यहां पर बताऊं आपको, तो पहला आपका ये मॉरिशस है यहाँ पे, जिसमें से इंडिया में टोटल एफडीआई जो आता है, तो टोटल एफडीआई माने 100% आया, तो 100% में से 24% कहां से आ रहा है, वो आपका मॉरिशस से आ रहा है। उसके बाद जो है सेकेंड नंबर पर सिंगापुर है 23%, थर्ड इज आपका यूएसए 9%, फोर्थ इज नेदरलैंड्स एंड फिफ्थ इज जापान। तो अगर मैं टॉप 5 कंट्रीज की बात करूं जहां से आपका एफडीआई इक्विटी इनफ्लो आ रहा है, तो पहला मॉरिशस है, दूसरा सिंगापुर है, तीसरा जापान यूएसए है, देन फोर्थ इज नेदरलैंड्स एंड फिफ्थ इज जापान। और ये कब का, कौन से साल का है, 2022-23 का डेटा है। तो इट इज हाईली रेलेवेंट फॉर यू टू लर्न दिस थिंग फॉर योर अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। इसके बाद मैं बात करूं टॉप 5 सेक्टर्स की, तो कौन से 5 सेक्टर है जहां पर सबसे ज्यादा एफडीआई इक्विटी इनफ्लो जाती है। ये देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस आपके, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो या स्टेट पीएससी का, ऐसे क्वेश्चंस लगातार पूछे गए हैं। पीएससी में इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन यूपीएससी में इस तरीके के क्वेश्चंस आ चुके हैं। वी शुड ऑलवेज बी वॉचफुल कि अपकमिंग 2024 पेपर में जब 23 का पैटर्न ऐसा रहा है कि ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 इस तरीके के ऑप्शंस रहे हैं, यानी कि यू शुड बी वेरी मच सर्टेन इन योर नॉलेज कि आपको जो चीज़ पता हो वो क्लियरली पता हो, क्योंकि टिक मार्क मारने के लिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए यू शुड बी वेरी मच थोरो विद योर नॉलेज। तो ये चीज को जरूर से याद रखिएगा। पहला टॉपिक क्या है टॉप 5 सेक्टर्स में, अगर मैं बात करूं तो पहला सर्विसेज सेक्टर है, सेकंड इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, थर्ड इज ट्रेडिंग, फोर्थ इज टेलीकम्युनिकेशंस एंड फिफ्थ इज ऑटोमोबाइल। तो ये 5 सेक्टर्स जो हैं ये प्रायोरिटी ऑर्डर में अगर मैं बात करूं तो टॉप 1 to 5th नंबर पे सर्विसेज सेक्टर है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर है। तो याद कर लीजिए सर्विसेज सेक्टर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ट्रेडिंग, देन योर टेलीकम्युनिकेशंस एंड द लास्ट इज ऑटोमोबाइल। तो यहां पर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट एफडीआई की आई हुई है, 16% के अराउंड जो है आपकी वो सर्विसेज सेक्टर में, देन कंप्यूटर में 15%, ट्रेडिंग 6%, टेलीकम्युनिकेशन अराउंड 6%, इसमें परसेंटेज का अंतर है लेकिन ऊपर ट्रेडिंग है, देन लास्ट इज ऑटोमोबाइल 5%। तो ये टॉप 5 प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं फॉर द फॉरेन इन्वेस्टर्स इन इंडिया। आफ्टर दैट टॉप 5 स्टेट्स, ठीक है, 5 स्टेट जहां सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आई है। पहली कौन सी है, महाराष्ट्र है, दूसरी कौन सी है आपकी कर्नाटका, थर्ड इज गुजरात,
गुजरात, फोर्थ इज दिल्ली एंड फिफ्थ इज तमिलनाडु। तो ये भी आपको यहाँ पर लर्न करना रहेगा कि महाराष्ट्र में अराउंड टोटल एफडीआई का 29% जो है वो आपका गया है महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। अगर एफडीआई इक्विटी इनफ्लो हो रहा है और ये भी डेटा जो है आपका 2022-23 का है, तो ये 5 स्टेट्स हैं, ये पांचों स्टेट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, MKGDT, ठीक है। महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, दिल्ली एंड तमिलनाडु, इनमें सबसे ज्यादा एफडीआई आपका आया है। दिस इज अबाउट सम ऑफ द टॉप 5 कंसर्न्स एंड इवेंट्स दैट हैपेंड इन द एफडीआई सेक्टर। उसके बाद जो है मैं बात करूं प्रोहिबिटेड सेक्टर्स फ्रॉम एफडीआई, ठीक है। एफडीआई में कौन कौन सी जगह पर इन्वेस्टमेंट करना मना है एफडीआई के थ्रू। तो पहला इसमें जो है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इस तरीके को क्वेश्चंस लगातार पेपर में आते रहे हैं, ठीक है। लास्ट ईयर अगर मैं बात करूं, लास्ट ईयर, तो उन्होंने पूछा था कि आर्टिकल 39 के तहत फ्री लीगल एड दी जाती है, तो 4 ऑप्शन दे दिया और उनमें बोला गया कि फ्री लीगल एड इनमें से किनको किनको मिलेगी, हु आर द एलिजिबल बेनिफिशियरीज ऑफ फ्री लीगल एड एज पर आर्टिकल 39। तो उसी तरीके से यहां पर अगर मैं बात करूं प्रोहिबिटेड सेक्टर, तो ऐसे ही भी 4-5 स्टेटमेंट्स दे सकते हैं, देन दे कैन आस्क यू क्वेश्चंस कि भाई इनमें से कहां पे प्रोहिबिटेड है, कहां पर नहीं है। तो यू शुड बी वेरी मच थॉरो। ये सारा का सारा प्रीलिम्स ओरिएंटेशन है इसमें, सो यू शुड बी लर्निंग इट बाय हार्ट फॉर योर अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो पहले की अगर मैं बात करूं तो लॉटरी बिजनेस है यहां पर, जिसमें एफडीआई अलाउड नहीं है। तो लॉटरी बिजनेस जो है, चाहे वो गवर्नमेंट के द्वारा रन होती हो जैसा कि केरला में होता है, या प्राइवेट लॉटरी हो या फिर ऑनलाइन लॉटरीज हो, किसी भी तरीके में एफडीआई नहीं अलाउड है, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स इन बिजनेसेस में इन्वेस्ट नहीं कर सकते इंडिया में आके। दूसरा क्या है, गैम्बलिंग एंड बेटिंग विच इंक्लूड्स कसिनो। कसिनो आपके गोवा में ऑपरेट किए जाते हैं, लेकिन यहां पर भी अलाउड नहीं है एफडीआई, ठीक है। उसके बाद चिट फंड्स में एफडीआई अलाउड नहीं है, निधि कंपनी में अलाउड नहीं है, ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, ठीक है। तो ये मई 2022, ठीक है, 2022 में ही एक प्रेस नोट आया था, ठीक है, प्रेस नोट बाय DPIIT, प्रेस नोट बाय DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड विच इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इसमें जो है इस प्रेस नोट में बताया गया कि इन दोनों चीजों के बारे में कि इसमें एफडीआई अलाउड नहीं किया जाएगा, किसमें, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स का जो ट्रेडिंग होता है उसमें एफडीआई अलाउड नहीं है। उसके बाद रियल एस्टेट बिजनेस में एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउसेज, इसमें भी अलाउड नहीं है। यहां पर ये जो 2 स्टार आप देख रहे हैं, इसका क्या मतलब है, तो रियल एस्टेट बिजनेस जो होता है ये प्राइमरली डील करता है, रियल एस्टेट बिजनेस आपका ये लैंड से डील करता है, लैंड डीलिंग से, प्लस इमूवेबल प्रॉपर्टी से। ये मैं बहुत बेसिक सी चीज बता रहा हूं, लेकिन डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है। इमूवेबल प्रॉपर्टी, रीजन क्या है कि रियल एस्टेट बिजनेस में एफडीआई अलाउड नहीं है, लेकिन वेरियस कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में अलाउड है। फार्म हाउसेस के कंस्ट्रक्शन में एफडीआई अलाउड नहीं है। 4-5 ऑप्शन दे देगा यूपीएससी आपको कि भैया टाउनशिप डेवलपमेंट, पॉइंट नंबर 1, फिर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी डेवलपमेंट, कॉमर्शियल प्रेमिसेस डेवलपमेंट, और या कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉमर्शियल प्रेमिसेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल प्रेमिसेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ टाउनशिप, कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउसेस, इनमें से किसमें आपका अलाउड है एफडीआई। तो याद रखिएगा, खाली फार्म हाउस में नहीं है, रियल एस्टेट के बिजनेस में नहीं है, बाकी की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में आपका एफडीआई अलाउड है, ठीक है। यानी कि टाउनशिप में अगर मैं बात करूं यहां पर, तो ये देखिए यहां पर टाउनशिप में एफडीआई, टाउनशिप का डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसके लिए जो कंपनीज रिस्पॉन्सिबल हैं, दे कैन सीक इन्वेस्टमेंट फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर्स। टाउनशिप डेवलपमेंट हो गया, फिर इसी तरीके से यहां पर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल प्लस कॉमर्शियल प्रेमिसेस, तो इनके लिए भी अलाउड है। और इसी 3rd नंबर पे रोड्स और ब्रिजेस, ये भी कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, रोड और ब्रिज में भी अलाउड है। तो इस तरीके से आप पाओगे कि रियल एस्टेट बिजनेस और कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउसेज में एफडीआई प्रोहिबिटेड है, लेकिन यहां पर कहां पर अलाउड है, टाउनशिप डेवलपमेंट में, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल कॉमर्शियल प्रेमिसेस, रोड्स एंड ब्रिज के कंस्ट्रक्शन में। तो इस तरीके की जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है उसमें तो है, लेकिन फार्म हाउसेज में नहीं है, तो ये याद रखिएगा आप लोग। फिर एफडीआई, और अगर आगे बात करता हूं तो जो भी टोबैको के प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उनमें जैसे कि सिगार हो गया, चिरूट हो गया, सिगरेट्स हो गई, सिगरेलोज हो गए, तो इनमें जो है एफडीआई अलाउड नहीं है। तो टोबैको के प्रोडक्ट्स जो कि स्मोकिंग प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो उनमें भी एफडीआई अलाउड नहीं है। अगर उसकी मैन्युफैक्चरिंग करवानी है तो बाहर की कंपनीज आके उन कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं कर सकती हैं जो कि टोबैको प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हैं, स्पेशली दीज आर द लाइक स्मोकिंग
प्रोडक्ट्स। फिर उसके बाद जो है जो सेक्टर इंडिया के अंदर प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन नहीं है उनमें भी एफडीआई अलाउड नहीं की गई है। जैसे कि यहां पर एटॉमिक एनर्जी की बात करता हूं, रेलवे ऑपरेशंस की बात करता हूं। तो अगर कल को कोई बड़ी कंपनी एमएनसी जो है वो इंडिया में एटॉमिक पावर प्लांट्स में इन्वेस्ट करना चाहे या फिर रेलवे के ऑपरेशंस में इन्वेस्ट करना चाहे, उसको अलाउड नहीं होगा। इंडियन कंपनीज को भले अलाउड कर दिया जाए कल को आज की डेट में प्राइवेट सेक्टर अलाउड नहीं है, जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं। तो प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट आज नहीं है यहाँ पर, कल को अलाउड किया जाएगा तब एफडीआई पॉलिसी उस पर आएगी। राइट नाउ दे आर नॉट एट ऑल अलाउड except in those areas which are mentioned clearly in consolidated FDI policy। ठीक है, तो ये consolidated FDI policy जो है ये कब आई थी आपकी, अक्टूबर 15, 2020 को ये रिलीज की गई थी consolidated FDI policy। अगर इसमें मेंशन है कि प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट नहीं है लेकिन फिर भी अगर कहीं पे एफडीआई अलाउड किया जा सकता है तो वो इसके अंदर मेंशन है। अदरवाइज इनमें क्लियरली ना प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट है ना एफडीआई का इन्वेस्टमेंट है, एटॉमिक एनर्जी, रेलवे ऑपरेशंस। तो ये तो बात रही प्रोहिबिटेड सेक्टर्स फ्रॉम एफडीआई की। एक बार फिर से बोल देता हूं, लॉटरी बिजनेस है आपका, यहाँ पर गैम्बलिंग एंड बेटिंग है, चिट फंड्स है, निधि कंपनी है, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स हो गया, फिर रियल एस्टेट बिजनेस एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउसेज, फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स एंड द सेक्टर्स विच आर नॉट ओपन फॉर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, तो वो भी अलाउड नहीं है यहाँ पे, जैसे कि एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवे ऑपरेशन। इसके बाद हम बात करते हैं कंसोलिडेटेड एफडीआई पॉलिसी की इन दी कंट्री। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपके लिए जानना जरूरी है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला क्या है, इसको रिलीज किसने किया था, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसके अंदर एफडीआई डिवीजन आती है आपकी, तो इसने ही रिलीज किया था कंसोलिडेटेड एफडीआई पॉलिसी। ओवरऑल अगर मिनिस्ट्री की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, डीपीआईआईटी इसी के अंदर आता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा कंसोलिडेटेड एफडीआई पॉलिसी दी गई है। उसके बाद एफडीआई का मतलब क्या होता है, देखिए हम लोग बहुत कुछ पढ़ते हैं एफडीआई 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 पूरी लाइफ क्या करते हैं, लेकिन कई बार हमें उसका क्लियरली टेक्निकल मीनिंग नहीं पता होता है और यहीं पर यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता है आपसे। तो इट वुड बी बेटर कि हमें क्लियरली आइडिया हो कि एफडीआई का रियल टेक्निकल मतलब क्या होता है, कि विच काइंड ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट will be considered as foreign direct investment in India and which will be foreign portfolio investment। पहला क्या है यहाँ पर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो होगा जो कि इन्वेस्टमेंट किया जाएगा थ्रू कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स बाय ए पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडियन, यानी कि नॉन रेसिडेंट, यानी कि इंडियन रेसिडेंट नहीं होना चाहिए, इंडिया के अंदर रहने वाला नहीं होना चाहिए। इंडिया के अंदर रेसिडेंट कौन कहलाता है, जो 182 डेज के लिए होता है, इंडिया के अंदर रहता है, उसको इंडियन रेसिडेंट बोला जाता है। तो जो भी इंडियन रेसिडेंट नहीं है अगर उसके द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, और वो अनलिस्टेड इंडियन कंपनी में कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से इन्वेस्ट करता है, तो उसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। अनलिस्टेड इंडियन कंपनी कौन सी होती है, अनलिस्टेड वो कंपनीज होती हैं जो कि एनएससी या बीएसई पे लिस्टेड नहीं है, ठीक है, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इन पे लिस्टेड नहीं है। अनलिस्टेड कंपनीज हो गई। नॉर्मल उद्यम है, आपने कोई कंपनी खोली, ठीक है, अब आपको उसको एक्सपैंड करना है, आपको लगता है कि ये भाई बाहर बढ़ सकता है, इसका काम पूरे भारत भर में फैलाया जा सकता है, मेरी लोकल कंपनी है और इसको अब मैं एक्सपैंड करना चाहता हूँ। पैसा कहाँ से लाओगे, हो सकता है इंडियन इन्वेस्टर्स राजी ना हो, लेकिन एट द सेम टाइम कोई फॉरेन इन्वेस्टर आप में रुचि रख रहा हो कि भाई आपकी कंपनी यहाँ भारत में स्केलेबल बनाई जा सकती है, एक्सपैंड की जा सकती है, लेकिन आपकी कंपनी इतनी बड़ी भी नहीं है कि आप उसको लिस्ट करवा दो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे। आप क्या करोगे, पैसे कैसे लाओगे, तो उस पर जब अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो उसको एफडीआई की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन वो कैसे करेगा, वो कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू करेगा। कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स, पहला क्या है बॉन्ड्स, दूसरा शेयर्स, तीसरा क्या है डिबेंचर। तो ये जो है आपका ये सारे के सारे कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं। तो बहुत लोगों को आप में इस पे भी डाउट होगा कि कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स होते क्या हैं। कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स आपके बॉन्ड होते हैं, शेयर्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं। कंपनी आपकी 100% की शेयर होल्डिंग में थी, आपने कहा फॉरेन इन्वेस्टर्स को हम 5% की शेयर होल्डिंग दे देते हैं और उनसे एवरेज में इतना एक्स अमाउंट ले लेते हैं। तो वो जो आपने शेयर्स दिए और उनसे एक्स अमाउंट लिया वो हो गया एफडीआई, अगर आप अनलिस्टेड इंडियन कंपनी है, ठीक है। और अगर आप जो है लिस्टेड इंडियन कंपनी है, यहां पर अगर मैं दिखाऊं लिस्टेड इंडियन कंपनी, तो लिस्टेड इंडियन कंपनी में
अगर आपने 10% और उससे ज़्यादा का शेयर्स किसी कंपनी को बेचा है, ठीक है, यानी कि हम लिस्टेड इंडियन कंपनी है और हमारे में 10% से ज़्यादा शेयर्स किसी फॉरेन इन्वेस्टर ने खरीद लिए, उसको भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोला जाएगा। लेकिन उसमें एक चीज़ और है कि पोस्ट इशू पेड अप इक्विटी कैपिटल होना चाहिए ऑन ए फुली डाइल्यूटेड बेसिस। अब इसका क्या मतलब है, वैसे जो टेक्निकल चीज़ है, लेकिन साधारण शब्दों में अगर मैं समझूं तो लिस्टेड कंपनी है, उसने आज की डेट में अपने 20% शेयर्स रिलीज किए और उससे कुछ कमाई की, मतलब लोगों ने शेयर खरीदा और उसके बाद पैसे आ गए, उस पैसे से उसने अपना बिजनेस बढ़ाया। लेकिन एट द सेम टाइम वो टोटल 100 शेयर से रिलीज कर सकता है, लेकिन उसने किए नहीं अभी तक। तो जो 100 शेयर से रिलीज कर सकता है, उस 100 शेयर का जो 10% होगा, वो 100 शेयर्स का जो 10% होगा, उसको ही यहां पर बोला गया है 10% ऑफ फुली डाइल्यूट ऑन ए फुली डाइल्यूटेड बेसिस, ठीक है। पोस्ट इशू करने के बाद पेड अप इक्विटी कैपिटल जो आएगा वो फुली डाइल्यूटेड बेसिस, मतलब कंपनी पूरी डाइल्यूट हो गई, यानी कि 100% शेयर उसने बाजार में खोल के रख दिए अपने, तो वो जो पूरे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स होंगे उसका 10% है यहां पर, इसकी बात हो रही। तो अगर इतना किसी फॉरेन इन्वेस्टर ने अगर 10% और उससे ज्यादा, है ना, मोर अगर इन्वेस्ट कर दिया है किसी लिस्टेड इंडियन कंपनी में, तो उसको क्या बोला जाएगा यहां पर, FDI, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब इसी में नोट एक लिख रखा है मैंने, नोट का क्या मतलब है यहां पर कि अगर कोई एग्जिस्टिंग कंपनी में किसी ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है और उसने 10% के ऊपर लगाया था, लेकिन आज की डेट में वो 10% घट गया है क्योंकि फ्यूचर में और शेयर्स रिलीज किए गए और लोगों ने खरीदे, तो उसका जो होल्डिंग था ओवरऑल वो 10% से नीचे चला गया, तो क्या उस सूरत में उसको FDI बोलेंगे? यस, तब भी उसको FDI कंसीडर किया जाएगा। इट शुड बी कंटिन्यूड टू इट शैल बी ट्रीटेड एज FDI इन फ्यूचर एज वेल। तो यहां पर FDI की डेफिनेशन उम्मीद है आप सभी को क्लियर हो गई होगी। अनलिस्टेड कंपनी है अगर, तो उसमें कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से लगाओगे। कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? शेयर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं। लिस्टेड इंडियन कंपनी है तो उसमें 10% से ज्यादा उसके जो पोटेंशियल शेयर्स हैं, ठीक है, यानी जितने मैक्सिमम शेयर हो सकते हैं उस कंपनी के, उसका 10% उसने खरीदा, किसी व्यक्ति ने, किसी इंस्टीट्यूशन ने, फॉरेन इन्वेस्टर ने, तो वो FDI की कैटेगरी में जाएगा। उसी जगह पर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है, अगर यही इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, अगर बाहर के लोग ही कर रहे हैं, पर्सन विच इज नॉट रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया जो है कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से ही कर रहे हैं, और लेकिन 10% से कम कर रहे हैं, ठीक है, 10% से कम कर रहे हैं। ऊपर करेंगे 10% से FDI, 10% से नीचे करेंगे कंपनी की टोटल जो शेयर होल्डिंग है उसमें, तो फिर वो क्या कंसीडर किया जाएगा? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। यहां पर भी लेकिन कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, राइट। और उसके बाद लेस देन 10% ऑफ पेड अप, और हाँ, सेकंड पॉइंट इसका जो है ये भी देखिए यहां पर, पहला पॉइंट तो मैंने बता दिया 10% से कम और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कंसीडर किया जाएगा, 10% से ज्यादा FDI कंसीडर किया जाएगा। इसी में अगर नंबर ऑफ बैचेस में भी इन्वेस्टमेंट खोले जाते हैं, ठीक है, मतलब पूरा शेयर एक बार में नहीं खोले और कुछ सीरीज ऑफ शेयर्स हैं उनको रिलीज किया जाता है, तो उसमें भी अगर 10% से कम है तो उसको क्या कंसीडर किया जाएगा? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आपका, ठीक है, ए सीरीज ऑफ कैपिटल इंस्ट्रूमेंट ऑफ ए लिस्टेड इंडियन कंपनी। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट देखिएगा यहां पर, तो लिस्टेड इंडियन कंपनी की बार बार बात हो रही है, यानी कि अनलिस्टेड, नॉन लिस्टेड कंपनी की बात नहीं हो रही है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन FDI जो है वो लिस्टेड कंपनी और नॉन लिस्टेड कंपनी दोनों में ही किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद पर्सन्स, तो पर्सन की डेफिनेशन यहां पर दी गई है, ये उसी तरीके से जो कि UPSC में लगातार सवाल आते रहे हैं। ये 5-6 पॉइंट्स आपको दे देते हैं, टर्म्स दे देते हैं और पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन कंसीडर किया जाता है। तो यहां पर पर्सन की अगर मैं बात करूं FDI के पर्पस के लिए, ठीक है, FDI के पर्पस के लिए, और नीचे मैं दिखा देता हूं आपको थोड़ा सा, ये पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, तो ये पर्सन आप देख रहे हैं। फिर इसी के नीचे अभी हम और बात करने वाले रेसिडेंट एंटिटी की। तो रेसिडेंट एंटिटी कौन होता है? मीन्स अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया एक्सक्लूडिंग एन इंडिविजुअल। तो आगे हम चीजें समझेंगे अभी, लेकिन ये पर्सन एज ए टर्म का मीनिंग क्या होता है फॉर द पर्पस ऑफ FDI इन इंडिया। तो पर्सन किसको बोलते हैं इंडिया के अंदर, वो हम जान लेते हैं। यहां पर पहला चीज क्या है, यहां पर इंडिविजुअल को पर्सन कंसीडर किया जाता है, और इसमें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है ये भी पर्सन होती है, कंपनी को ही है इसको भी पर्सन बोला जा सकता है, फर्म को भी बोला जा सकता है, फिर लोगों के समूह को एसोसिएशन ऑफ पर्संस और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, इनको भी एज ए पर्सन कंसीडर किया जाता है, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड हो, इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड हो या ना हो। उसके बाद जो है एवरी आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन,
नॉट फॉलिंग विद इन एनी ऑफ द प्रिसीडिंग सब क्लॉसेज। जो ऊपर ये सारी चीजें दी है ना, अगर इनमें वो नहीं लाई करता है कोई व्यक्ति, कोई संस्था, और वो उसको भी पर्सन कंसीडर किया जाएगा अगर वो आर्टिफिशियल जूरिडिकल पर्सन है। अब आर्टिफिशियल जूरिडिकल पर्सन क्या होता है? आर्टिफिशियल मतलब है कि नेचुरल तो नहीं होगा। हम और आप कौन है? हम लोग नेचुरल पर्सन है, हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, वी आर नेचुरल। इसी तरीके से आर्टिफिशियल कौन होगा? यानी कि जो इंसान नहीं हो। तो इंसान यहाँ पर आर्टिफिशियल जूरिडिकल पर्सन की बात करूं अगर मैं, तो यहाँ पर ये जूरिडिकल पर्सन उसको बोलते हैं जो कि एक लीगल एंटिटी हो और वो सारे काम वो कर सके जो एक नेचुरल पर्सन करता है। ठीक है, जो एक नेचुरल पर्सन करता है तो उस तरीके के सारे काम तो कर ले, लेकिन वो नेचुरल पर्सन नहीं होना चाहिए, वो एक लीगल एंटिटी होनी चाहिए, उसको जूरिडिकल पर्सन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये लीगल एंटिटी जो है प्रॉपर्टी को खरीद सकती है। तो हमारे जो प्रॉपर्टीज है, जैसे इंसान खरीदता है तो वैसे ही वो प्रॉपर्टी खरीद सकती, बेच सकती, कॉन्ट्रैक्ट्स में आ सकती है, और ये सू कर सकती है किसी को, या टू बी सूड, ये सूड हो भी सकती है। फिर इसके कुछ राइट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि इंसान के राइट्स होते हैं तो इस लीगल एंटिटी के भी कुछ राइट्स होंगे। इसी तरीके से इसके कुछ ऑब्लिगेशंस भी होते हैं दूसरों की तरफ। तो ये ऑब्लिगेशन तो हर तरीके से जो एक इंसान के लिए होता है, उसी तरीके से ये लीगल एंटिटी जूरिडिकल पर्सन भी होता है। बस अंतर ये होता है कि इंसान ह्यूमन बीइंग होता है, ह्यूमन होता है, लिविंग बीइंग होता है, लेकिन जूरिडिकल पर्सन जो होता है एक लीगल एंटिटी होती है। इसका एग्जांपल दूंगा, बहुत क्लियर हो जाएगा आपको। एग्जांपल, मोस्ट फेमस एग्जांपल जो है वो टाटा ट्रस्ट। टाटा ट्रस्ट कैन बी कंसिडर्ड एज अ जूरिडिकल पर्सन, आर्टिफिशियल जूरिडिकल पर्सन। टाटा के बारे में कौन नहीं जानता, हम में से, आप में से, लेकिन एट द सेम टाइम इसको अगर हम यहां पर फिट बिठाते हैं तो टाटा ट्रस्ट, ये ट्रस्ट होता है। जूरिडिकल पर्सन जो होता है एक तरीके का ट्रस्ट होता है, ये फंड्स होते हैं, तो फंड्स होते हैं। तो इन तरीके की चीज़ों पे जब टैक्स लगाना हो, इंसानों पे तो टैक्स लग जाता है, लेकिन कंपनीज पे टैक्स लग जाता है, लेकिन फंड्स पे लगाना हो, ट्रस्ट पे लगाना हो, तो उसको क्या बोलोगे आप? उसको बोला जाएगा आर्टिफिशियल जूरिडिकल पर्सन। होप यू आर लर्निंग समथिंग टुडे, और इससे आपका प्रीलिम्स का तैयारी और अच्छा होता चला जाएगा। ठीक है, तो लगातार लर्न करते रहिए। इसके बाद भी हम देखते हैं पर्सन में और क्या कंसीडर किया जाएगा। तो एनी एजेंसी, ऑफिस और ब्रांच ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय सच ए पर्सन। तो ये जो ऊपर हमने जितनी भी चीजें मेंशन की हैं, तो इसके द्वारा अगर कोई एजेंसी इनके पास है, कोई ऑफिस है, कोई ब्रांच है, और अगर उसको ओन करते हैं तो उसको भी कंसीडर किया जाएगा एज ए पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ FDI। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द डेफिनेशन ऑफ पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ FDI गिवन इन कंसोलिडेटेड FDI पॉलिसी, जो मैंने ऊपर यहां पर बताया था आपको, ये चीज यहां पर। ठीक है, तो कंसोलिडेटेड FDI पॉलिसी जो है उसके लिए पर्सन की डेफिनेशन ये है। तो अब जो है हम लोग यहां पर पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया देख लेते हैं, इसका क्या मतलब होता है। तो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया का जो मतलब होता है, तो पहली चीज क्या है कि जो व्यक्ति 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रहे, 182 डेज से ज्यादा टाइम तक इंडिया में रहे, तो वो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया कहलाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें वो लोग नहीं आते हैं, इट डज नॉट इंक्लूड दोज पर्सन हु आर लिविंग आउटसाइड इंडिया। ठीक है, किसी भी रीजन से हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट रीजन हो, बिजनेस और वोकेशन रीजन हो, या अनसर्टेन पीरियड के लिए किसी सर्कमस्टांसेस में बाहर चले गए हो। तो जो लोग 182 डेज के लिए और उससे ज्यादा के लिए बाहर चले जाते हैं, उनको जो है पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया नहीं कंसिडर किया जाता है। तो पहली कंडीशन क्या है पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया कंसिडर किए जाने के लिए, कि आप इंडिया के अंदर 182 डेज और उससे ज्यादा के लिए रहें। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज कि जो भी बॉडी कॉर्पोरेट, यानी कि कोई भी लीगल एंटिटी अगर इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड है, तो उसको क्या कंसिडर किया जाएगा, उसको जो है हम मानेंगे पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। अगर इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड हो आप, तो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया कंसिडर किए जाओगे। फिर कोई भी ब्रांच, एजेंसी और ऑफिस, किसी भी तरीके की ब्रांच हो, किसी कंपनी की हो सकती है, पर्सन की हो सकती है, तो ब्रांच हो गया, ऑफिस हो गया, एजेंसी हो गई, वो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया हो या इनसाइड इंडिया हो, किसी की भी हो, लेकिन अगर वो इंडिया के अंदर है तो उसको भी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया माना जाएगा। तो यहां पर यही दोनों पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, जो ये सारे लोग पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया माने जाएंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं रेसिडेंट एंटिटी की, ठीक है, तो रेसिडेंट एंटिटी जो है इट मींस पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया एक्सक्लूडिंग एन इंडिविजुअल। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ, ये जो दूसरा, तीसरा, चौथा पॉइंट है यहां पर, ये आपका रेसिडेंट एंटिटी है, इनको आप रेसिडेंट एंटिटी बोलोगे। यहाँ पे ये रेसिडेंट एंटिटी हैं और ये इंडिविजुअल पर्सन है। पहले पॉइंट में पर्सन इंडिविजुअल की बात हो रही है, तो रेसिडेंट एंटिटी जो है अगर पर्पस यूज किया जाता है तो FDI के लिए रेसिडेंट एंटिटी कौन होती है, एंटिटी लग गया है, नेचुरल पर्सन नहीं होगा। ओवरऑल पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया जितने भी हैं, तो ये 4 तरीके के मैंने आपको बताए हैं यहाँ पर। ठीक है, ये ऊपर जो है आपका, ये यहाँ पर आप पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो ये 4 तरीके के बताए हैं। इनमें से
सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ जो है आपका वो कौन है, रेसिडेंट एंटिटीज। पहला वाला क्या है, इंडिविजुअल, बट ऑल फोर आर कंसिडर्ड एज पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। इसके बाद वेंचर कैपिटल फंड की बात करते हैं। वेंचर कैपिटल फंड मींस अ फंड एस्टैब्लिश्ड इन द फॉर्म ऑफ ए ट्रस्ट और इस्टेब्लिश इन द फॉर्म ऑफ ए ट्रस्ट। तो वेंचर कैपिटल फंड जो है ट्रस्ट की तरह बनाया जाता है, लेकिन ऑपरेट करता है कंपनी की तरह, ठीक है, कंपनी की तरह, विच इज रजिस्टर्ड अंडर सेबी। सेबी का ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स रेगुलेशंस 2012, और ये बॉडी कॉर्पोरेट जो है इसको गवर्न करती है इस कंपनी को, ठीक है। तो वेंचर कैपिटल फंड जो है उसमें प्रॉपर डायरेक्टर्स होते हैं, प्रॉपर कॉर्पोरेट बॉडी की तरह गवर्न की जाती है, कंपनी की तरह गवर्न की जाती है, लेकिन रजिस्टर्ड एज ए ट्रस्ट। होता क्या है एक्चुअली, वो ट्रस्ट होता है, ठीक है। तो ये भी एफडीआई के तहत हमने लर्न किया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, केमन आइलैंड्स की बात करते हैं। केमन आइलैंड्स क्योंकि ये न्यूज़ में था अभी, तो इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। अभी केमन आइलैंड जो है, पहली चीज़ इसको ओन कौन करता है, तो यूनाइटेड किंगडम इसको ओन करता है, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम की ओवरसीज टेरिटरी है केमन आइलैंड्स, विच इज लोकेटेड इन द कैरिबियन सी। ये कहाँ पे है कैरिबियन सी, जमाइका के नॉर्थ वेस्ट में। ये देखिए ये आपका जमाइका, अगर मैं मैप की बात करूँ यहाँ पर, तो ये आपका देखिए जमाइका है यहाँ पर, और इस जमाइका में ये देखिए यूएसए के नीचे है, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको के नीचे है केमन आइलैंड्स। ये ओवरऑल कैरिबियन सी है आपका, ठीक है, यहाँ पर कैरिबियन सी है। अब कैरिबियन सी में ये जो केमन आइलैंड्स है इसका कैपिटल जॉर्ज टाउन है, ठीक है, जॉर्ज टाउन इसका कैपिटल है। अब केमन आइलैंड देखिए ये ऐसे सेंट्रल एक एरिया है, कितना 264 स्क्वायर किलोमीटर्स का। इसके ईस्ट में देखिए क्यूबा है, बहामास है, डोमिनिकन रिपब्लिक है, हाइती है। हाइती और डोमिनिकन रिपब्लिक आपका एक ही आइलैंड पे है, ठीक है। ये आइलैंड आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो डोमिनिकन रिपब्लिक, हाइती एक ही आइलैंड पे है। नीचे देखिए जमाइका है आपके साउथ ईस्ट ऑफ केमन आइलैंड्स, और इसके वेस्ट में जो है केमन आइलैंड्स के वेस्ट में कौन है, बेलीज, होंडुरस, निकारागुआ, मतलब कि सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज हैं, ठीक है, सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज केमन आइलैंड्स के वेस्ट में। ओवरऑल इसको मैप से आपने समझा यहाँ पर। अभी देख लेते हैं, यूनाइटेड किंगडम इसको गवर्न करता है, एडमिनिस्टर करता है। इसका कैपिटल जॉर्ज टाउन है, पॉपुलेशन 69,000 के अराउंड है, एरिया 264 स्क्वायर किलोमीटर्स है। लैंग्वेज जो है यहाँ पर प्राइमरली इंग्लिश बोली जाती है, लेकिन लोकल डायलेक्ट भी एक है क्रियोल करके। तो क्रियोल कहाँ बोला जाता है, कैरिबियन सी के केमन आइलैंड्स पे। इसके बाद इकोनॉमी की बात करता हूँ, तो यहाँ पर चूंकि कॉर्पोरेट टैक्स नहीं लगाया जाता है, इसीलिए केमन आइलैंड जो है वो टैक्स हेवन है, और बहुत सारी कंपनीज जो हैं वहाँ पे प्रॉफिट मोटिव से पहुँचती हैं, क्योंकि भाई टैक्स नहीं लगेगा तो उनके पास ज़्यादा कैपिटल बचेगा, प्रॉफिट बचेगा। तो इसलिए केमन आइलैंड्स पे बहुत सारी कंपनीज जो हैं अपनी सब्सिडरीज ओपन करते हैं। तो ये यहीं पे यही चीज़ मेंशन भी है, परफेक्ट लोकेशन फॉर एमएनसीज टू एस्टैब्लिश सब्सिडरी एंटिटीज। फिर पॉलिटिकल सिस्टम की बात करता हूँ इसके, तो हेड ऑफ स्टेट कौन है, किंग ऑफ यूनाइटेड किंगडम। हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है, तो प्राइम मिनिस्टर वहाँ के। और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वहाँ की पॉलिटिकल सिस्टम है, ठीक है, वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, यानी कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, चुन के आते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ साइप्रस की। यहाँ पर साइप्रस भी न्यूज़ में था, जो मैंने ऊपर भी कवर किया, तो इसके बारे में ब्रीफ कर देता हूँ आपको। साइप्रस जैसे कि ये मैप में आप देख पा रहे हो यहाँ पर है, इसका कैपिटल जो है निकोसिया है, ये यहाँ पे निकोसिया है। अब ये जो है इसकी लोकेशन की अगर बात करूँ तो इट इज़ लोकेटेड इन द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी। तो ये मेडिटेरेनियन सी ओवरऑल आप देख ही रहे हो, जैसे कि ये पूरा का पूरा एरिया, तो मेडिटेरेनियन सी में ही आपका साइप्रस लोकेटेड है, राइट। और ये साइप्रस जो है ये इसको देखिए, ये ऊपर मैंने क्या लिख रखा है यहाँ पे, नॉर्थ ऑफ सिनाई पेनिनसुला, साउथ ऑफ एनाटोलियन पेनिनसुला एंड वेस्ट ऑफ लिवांट। लिवांट जो है आपका यूपीएससी का प्रीलिम्स का क्वेश्चन आ चुका है। लिवांट की लोकेशन पूछी थी उन्होंने कि लिवांट कहाँ पर लोकेटेड है वर्ल्ड में। उन्होंने 4 ऑप्शन दिए थे, और एक ऑप्शन था कि इट इज लोकेटेड इन द ईस्ट ऑफ ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी, ईस्ट ऑफ मेडिटेरेनियन सी, जो कि यहाँ पर हम देख भी रहे हैं, ठीक है। तो ये लेवांट वाला रीजन है, ये जो आपका रीजन है ये लेवांट है, जहाँ पर आप लेबनान, सीरिया, इजराइल ये सब देख रहे हो, तो ये वाला लेवांट रीजन है। इसके बारे में यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है, तो यू नेवर नो। साइप्रस न्यूज़ में है, केमन आइलैंड्स न्यूज़ में है, कल को इसके बारे में भी पूछ लें। ये टर्की जिस पे लोकेटेड है ना, इसको एनाटोलियन पेनिनसुला बोलते हैं, एनाटोलियन पेनिनसुला। तो ये मैपिंग भी इकोनॉमी के साथ इंटरकनेक्शंस अगर बिठाने हैं तो मैपिंग भी कई बार ज़रूरी होती है। एक तरीके से ये मैपिंग हो रही है। नीचे इजिप्ट वाला जो पेनिनसुला है ये सिनाई पेनिनसुला कहलाता है। तो इसी को ऊपर देखिए यहाँ पर लोकेशन में जो मैंने बताया है कि साउथ ऑफ एनाटोलियन पेनिनसुला, तो ये एनाटोलियन पेनिनसुला के साउथ में हो गया, सिनाई पेनिनसुला के नॉर्थ में हो गया, ठीक है। ऊपर की तरफ लेवांट के इधर देखिए वेस्ट में हो गया। इस तरीके से आप देखोगे तो आपकी मेमोरी में हमेशा बैठा रहेगा। तो ये साइप्रस की बात हो गई यहाँ पर इस तरीके से।
टेक्निकली इसको जो यहाँ पे लिख रखा है मैंने, टेक्निकली वेस्ट एशिया का पार्ट है क्योंकि एरिया ऐसा है, लेकिन अगर कल्चरली आप बात करोगे, जियोपॉलिटिकली बोलोगे तो इट इज एक्सटेंशन ऑफ यूरोप, ठीक है। तो ये साउथ ईस्ट यूरोप में लाई कर रहा है, जैसे ये ग्रीस आप देख रहे हो तो ये साउथ ईस्ट यूरोप की तरफ आप इसको लोकेट कर पाओगे। इसके बाद अगर पॉपुलेशन की बात करते हैं तो 1.1 मिलियन रेसिडेंट्स साइप्रस में रहते हैं। अब इसमें भी साइप्रस में जो रहने वाले लोग दो तरीके के, टर्किश सिप्रियट्स हैं और ग्रीक सिप्रियट्स हैं। टर्किश सिप्रियट्स की आबादी कितनी है? 2 लाख के करीब है। ग्रीक सिप्रियट्स की आबादी 8 लाख के करीब है। टर्की और ग्रीस के बीच में लगातार सिप्रस के लिए लड़ाई बनी रहती है। 1974 में क्या हुआ था कि टर्की ने इन्वेड किया था साइप्रस को फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी, और तब तो एनर्जी रिसोर्सेज का सोच के किया था, लेकिन सिक्योरिटी उसको एक मेजर कंसर्न बताता है टर्की यहाँ पर। अब टर्की ये है तो इसके साउथ में इसने इस पर अटैक किया और इन्वेड किया। इन्वेड करने के बाद क्या किया, इसकी बहुत सारी जनसंख्या टर्की की वहाँ बस गई। जब बस गई तो वही लोग मिलके आज टर्किश सिप्रियट्स और ग्रीक सिप्रियट्स बनाते हैं पॉपुलेशन को, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप पाओगे कि 1974 में जब अटैक कर दिया तो आज भी वो इशू बर्नआउट होता रहता है, लगातार न्यूज़ में बना रहता है। इसके बाद जो है साइप्रस की अगर मैं बात करूं तो 2004 में ये यूरोपियन यूनियन का मेंबर बन गया। तो कल को इस पे भी सवाल आपके प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं, साइप्रस की लोकेशन को लेकर पूछा जा सकता है। ये सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, यू शुड बी नोइंग अबाउट इट। कल को अगर एक लाइन ही दे दी कि साइप्रस जो है वो यूरोपियन यूनियन का मेंबर है एंड इट इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ एनाटोलियन पेनिनसुला, तो क्या आप एग्जैक्टली लोकेट कर पाओगे? अगर मैपिंग सही से कर रखी है तो डेफिनेटली कर लोगे, अगर नहीं किया है तो कंफ्यूज होना तय है आपका, ठीक है, क्योंकि ये साउथ ऑफ एनाटोलियन पेनिनसुला है। पेनिनसुला का क्या मतलब होता है? हम लोग हमेशा बात करते रहते हैं ना पेनिनसुला, ये इसका क्या मतलब होता है? पेनिनसुला का लिटरल मीनिंग ये होता है कि कोई भी ऐसा लैंड एरिया जो हर तरफ से पानी से घिरा हो तो उसको बोलते हैं पेनिनसुला। एनाटोलियन पेनिनसुला आप देखिए यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ आपसे एनाटोलियन पेनिनसुला, तो आप पाएंगे कि ये हर तरफ से यहाँ पे ये देखिए ये पानी से घिरा हुआ है। सिनाई पेनिनसुला आपका ये देखिए यहाँ पर पानी से घिरा हुआ है। इसलिए जो होता है पेनिनसुला मतलब वो लैंड जो ऑलमोस्ट हर तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, इसलिए पेनिनसुला वो मतलब वो टर्म है। तो इसलिए यहाँ पे सिनाई पेनिनसुला बोला जाता है, एनाटोलियन पेनिनसुला बोला जाता है। आफ्टर दैट विल मूव फॉरवर्ड। सेकेंड टॉपिक इज ऑफशोर क्रिप्टो एक्सचेंजेस। ऑफशोर क्रिप्टो एक्सचेंजेस न्यूज़ में क्यों था? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अभी बोला कि जितने भी ऑफशोर क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं कंट्री के अंदर, उन सबको अपने को रजिस्टर करना है। उनका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो गया है। किसके पास करवाना पड़ेगा? फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट FIU इंड के पास, ठीक है। 28 वर्चुअल डिजिटल एसेट प्रोवाइडर्स, जिसमें कि वजीरेक्स भी आता है, कॉइन DCX भी आते हैं, यानी कि जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स प्रोवाइड करते हैं, बनाते हैं, देते हैं लोगों को यूज़ करने के लिए। तो जिसमें से एक एग्जांपल वजीरेक्स है, दूसरा कॉइन DCX है। इन लोगों ने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है FIU के साथ में, जब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये नोटिफाई किया कि आप सबका मैंडेटरी है करवाना। उसके साथ ही एक और वजह से ये न्यूज़ में भी था। रिसेंटली क्या हुआ है कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने, जो इंडिया की है, वो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है, ठीक है। ये प्रीलिम्स का प्रोबेबल क्वेश्चन है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट पूछ सकते हैं। और 4 ऑप्शन दे देंगे, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड बोल देंगे कि ये इसके अंदर आती है, तो नहीं आती है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है वो प्राइमरली उसके अंदर आता है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। यू शुड बी नोइंग अबाउट इट। तो यहाँ पर जो है आप पाएंगे कि सेवरल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस जो हैं, यहाँ पर बाइनेंस है, Gate.io है, हुओबी है, क्रकेन है, बिट्रेक्स है, बिटस्टैम्प है, MEXC ग्लोबल एंड कुकॉइन। इन सबको अभी नोटिस, शो कॉज नोटिस दिया गया है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, ठीक है। इसने जो है ये देखिए शो कॉज नोटिस दिया हुआ है बाइनेंस को, Gate.io को, हुओबी को, क्रकेन को और बाकी इन सबको फॉर एलिजेडली फॉर ऑपरेटिंग इलीगली इन इंडिया, ठीक है। इलीगली ऑपरेट कर रहे थे इंडिया में थ्रू ऑफशोर एंटिटीज, यानी कि कंपनीज बाहर बैठी हुई हैं उसके माध्यम से, लेकिन इंडिया में नेट के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू ऑपरेट कर रहे थे। तो इसलिए इन्होंने इंडिया की जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के अंदर उन्होंने इसको शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। क्वेश्चन कैसे आ सकता है यूपीएससी प्रीलिम्स में? अगर क्वेश्चन आना होगा तो वो ये बाइनेंस आप देख रहे हैं, बाइनेंस, Gate.io, हुओबी, क्रकेन, ये 4 टर्म्स आपको दे देंगे और इन टर्म्स के बारे में पूछ लेंगे। रिसेंटली सीन इन द न्यूज़, रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ और किस कॉन्टेक्स्ट में था ये पूछ लेंगे आपसे।
तो इसलिए आपको यहाँ पर प्रिपेयर रहना है, क्योंकि ऑप्शन दे देंगे आपको साइबर सिक्योरिटी एक ऑप्शन हो सकता है, यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी का ऑप्शन दे दिया, दूसरा आपको दे देंगे यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज का, तीसरा दे देंगे मशीन लर्निंग या क्वांटम कंप्यूटिंग टाइप में कुछ, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे देंगे कि इनमें से किससे जुड़ा हुआ है। तो आपको अगर ये याद रहेंगे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस किस लिए सुने गए थे, बाइनेंस, गेट आईओ, होबी एंड क्रकेन, तो आप तुरंत बता दोगे, क्योंकि बाकी सब में बिटरेक्स, बिटस्टैम्प, MEXC ग्लोबल एंड क्रूकॉइन, इन सबसे तो पता चल ही रहा है कि किसी तरीके से बिटकॉइन या इस तरीके के कॉइनेज सिस्टम डिजिटल कॉइन की बात हो रही है, लेकिन इन सारे नामों से नहीं पता चल रहा है, चाहे बाइनेंस हो, आपका गेट आईओ हो, होबी हो, क्रकेन हो, तो ये टर्म से आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, याद रहेगा तो सही टिक मार दोगे। उसके बाद क्रिप्टो एंटिटीज जो हैं, दे आर डीम्ड एज रिपोर्टिंग एंटिटीज अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। उसके बाद फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 2004, 2004 में बनाया गया था फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। पर्पस क्या था इसका, जो भी सस्पेक्टेड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उन सबको देखना। उसके बाद ये हेड किससे, इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इट इज हेडेड बाय डायरेक्टर एंड रिपोर्ट्स डायरेक्टली टू इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल लेड बाय मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। ठीक है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल को हेड कौन करता है, प्रीलिम्स का क्वेश्चन, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस करता है। ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट किसको रिपोर्ट करती है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट को करती है, लेकिन एट द सेम टाइम ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर आती है, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का पार्ट है, तो इंडिपेंडेंट बॉडी है। समझ रहे हैं आप इसको, कल को अगर ये कुछ ऐसा बता देते हैं कि स्टैट्यूटरी बॉडी है कि नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए इंडिपेंडेंट बॉडी है, इट इज नॉट ए स्टैट्यूटरी बॉडी। कंप्राइजेस पर्सनल फ्रॉम CBDT, RBI, SEBI एंड अदर इंटेलिजेंस एजेंसीज। तो इसमें CBDT मतलब जो सेंट्रल बोर्ड है, डायरेक्ट एक्सेस का सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स, RBI, SEBI, इन सब के ऑफिशियल्स जो होते हैं वो FIU के मेंबर्स होते हैं। ठीक है, टोटल 75 पर्सनल्स इसकी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ डिसाइड की गई है। कहाँ से आती है, तो इन्हीं सब डिपार्टमेंट से आती है, CBDT, CBEC, RBI, SEBI और बाकी के इंटेलिजेंस एजेंसीज। फर्दर नेक्स्ट टॉपिक, रिसेंट स्टेप्स टेकन बाय RBI, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है RBI का, अभी मतलब उसका मीटिंग हुआ था December 8 के अराउंड 2023 में, और उसके बाद बहुत सारे स्टेप्स के बारे में डिसीजन लिया गया 2024 में, यानी कि इस साल जब प्रीलिम्स होगा तो उसमें ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। पहला चीज़ क्या है, UPI की जो ट्रांजैक्शन लिमिट है वो हॉस्पिटल्स के लिए और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए इसने बढ़ा दी है। पहले 1 लाख रुपए तक हम पेमेंट कर सकते थे UPI यूज़ करके, लेकिन आज की डेट में 5 लाख कर पाएंगे आने वाले टाइम में, मतलब 10 जनवरी तक इसको लागू करने की बात की गई है। जो अगर किसी को हॉस्पिटल में भाई इलाज चल रहा है किसी का और आपको 1 लाख से ज़्यादा का अमाउंट पेमेंट करना है वहाँ पे, तो या तो आप एक दिन में UPI का 1 ही लाख कर पाते थे, या तो कोई और सोर्सेज यूज़ करते थे, तो अभी उसको एनहांस करके 5 लाख कर दिया गया है। दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट कि RBI ने अनाउंस किया है, और ये 8 दिसंबर को अनाउंस किया है। इस पे जो है NPCI ने बोला है बैंक्स को, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को, कि इसके लिए जो है 10 जनवरी तक रोड मैप बना के इसको लागू करने के लिए तैयारी की जाए। तो नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने ये बोल दिया है बैंक्स को कि भाई आप इस पे तुरंत ही काम में लग जाइए, ताकि UPI के ट्रांजैक्शन लिमिट जो कि RBI ने बढ़ाया है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने नहीं बढ़ाया है, याद रखना। रिसेंट क्या पता क्वेश्चन पूछ ही लेंगे ना कि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज इंक्रीज्ड UPI ट्रांजैक्शन लिमिट फ्रॉम 1 लाख टू 10 लाख रुपीज। 10 लाख एक फैक्ट गलत हो गया, 5 लाख बोलते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वजह से गलत हो गया, तो RBI ने रेस किया है 1 लाख से 5 लाख तक, तो ये इसका रियल आंसर होगा। NPCI ने बाकी बैंकों को बोला है, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को बोला है, APs को बोला है कि आप इसको जो है तुरंत ही क्रियान्वयन में लाइए, एग्जीक्यूट करने के लिए प्रॉपर रोड मैप के साथ बढ़िए और 10 जनवरी तक इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करिए। इसके बाद फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी रिपोजिटरी, ये दूसरा इनिशिएटिव है। इनिशिएटिव किस तरीके का, RBI का इनोवेशन हब अप्रैल 2024 में इसको लॉन्च करेगा। ठीक है, तो इंट्रोड्यूसिंग फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी रिपोजिटरी, मेन काम क्या होगा, इट विल बी अ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस फॉर स्टोरिंग ऑल टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का इनोवेशन और इनिशिएटिव्स। ठीक, ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी दैट विल बी स्टोर्ड एंड सेफगार्डेड एट फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी रिपोजिटरी विच इज गेटिंग लॉन्च्ड बाय RBI। तो ये भी पूछ सकता है UPSC, भाई कल को इसमें भी अगेन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस दे दे, या फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी रिपोजिटरी अभी रिसेंटली लॉन्च की गई है अप्रैल 2024 में, भाई अप्रैल 2024 में आएगा। ठीक है, और मई में आपका पेपर है, तो हो सकता है अप्रैल में जब ये आए तो न्यूज़ में बना रहे और वो UPSC पूछ ले आपसे, बस इंस्टीट्यूशन का नाम बदल दे कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लॉन्च किया है, प्राइम मिनिस्टर की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने लॉन्च किया है। स्टेटमेंट तो कैसा भी दे सकता है ना। तो अगर आपको क्लियरली याद रहेगा कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फिनटेक रिपोजिटरी इंडिया में RBI का इनोवेशन हब लॉन्च कर रहा है, तो यू विल मार्क द राइट आंसर। इसके बाद क्लाउड फैसिलिटी फॉर फाइनेंशियल
सेक्टर, तो क्लाउड फैसिलिटी की भी बात की गई है ताकि डेटा जो है, डेटा की सिक्योरिटी और स्केलेबिलिटी बनाई जा सके। अब ये जो है ऑपरेट कौन करेगा और सेटअप कौन करेगा, तो ये इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज करेगा, IFTAS। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे IFTAS जो है इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज विच इज ए होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ RBI। ये RBI के अंदर आता है, याद रखना इसको, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में नहीं आता है, ठीक है। इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बट RBI का पार्ट है ये, ठीक है, IFTAS यहाँ पर। तो ये भी कल को प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है। ये क्या करने वाला है, क्लाउड फैसिलिटी जो है फाइनेंशियल सेक्टर के लिए उसको ऑपरेट करेगा। 98% ऑर्गेनाइजेशंस, ये अभी का डेटा है, 98% ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया, ठीक है, दे आर यूजिंग सम फॉर्म ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग एंड दैट इज इंक्रीज फ्रॉम 91% इन 2020। 2020 में बहुत सारे संस्थाएं जो हैं वो यूज़ किया करती थी क्या चीज़, क्लाउड कंप्यूटिंग, 91% तक करती थी, अभी बढ़ के 98% हो गया। इसका क्या मतलब है, क्लाउड कंप्यूटिंग का यूसेज नियर यूनिवर्सल होता जा रहा है। लगातार हर तरीके का बैंक, फाइनेंशियल सेक्टर, ऑर्गेनाइजेशंस क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ कर रही है अपने डेटा को स्टोर करने के लिए और सेफ रखने के लिए। 57% of organizations use multiple cloud providers for their infrastructure as a service and platform as a service needs। तो ये भी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, कि अराउंड 57% जो है वो मल्टीपल क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज यूज करती हैं और 98% तो एटलीस्ट करती हैं किसी भी तरीके का क्लाउड कंप्यूटिंग। अब इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग हैज 3 मेन क्लाउड सर्विस मॉडल्स, तो ये आप देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस पर क्वेश्चन भी आ सकता है प्रीलिम्स में, यू नेवर नो। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, मतलब सर्विस दे रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के फॉर्म में, दूसरा प्लेटफॉर्म के फॉर्म में और तीसरा सॉफ्टवेयर के फॉर्म में। तो सर्विस किस तरीके से दी जा सकती है, आपने सॉफ्टवेयर बना के दे दी, आपने प्लेटफॉर्म यूज़ करने के लिए दे दिया, आपने जो है इंफ्रास्ट्रक्चर दिया यूज़ करने के लिए, तो इनको क्या बोलेंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल। ये तीनों क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल हैं, IaaS, PaaS एंड SaaS। यही 3 शॉर्ट फॉर्म ही दे दिए उन्होंने और पूछ लिया कि ये क्या है, तो मतलब यू नेवर नो ना, 4 ऑप्शन दे दिए उन्होंने। और तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग से जुड़ा हुआ है। ऑलवेज रिमेंबर, चांसेस इसके थोड़े ज़रूर कम हैं क्योंकि इस तरीके के छोटे छोटे टर्म्स नहीं देते, वो प्रॉपर बाइनेंस वाले जैसे मैंने बताया ना ऊपर, तो उस तरीके के देते हैं, ऐसे नहीं देते। लेकिन अगर कल को इसकी ज़रूरत पड़ती है तो यू शुड बी बेटर अवेयर। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस की बात करूं, एग्जांपल इसका क्या है, अमेजॉन वेब सर्विस। एग्जांपल्स वही यहाँ पे लिखे हैं जो आप सबको पता हो। अमेजॉन वेब सर्विसेज की बात है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस का एग्जांपल है। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, गूगल कंप्यूट इंजन, गूगल कंप्यूट इंजन आप सबने सुन रखा है, लेकिन गूगल के बारे में जानते हैं। गूगल कंप्यूट इंजन जो होता है ये क्या क्या रन करता है, इससे समझ में आएगा आपको। ये आपका यूट्यूब जिस पे आप मुझे अभी सुन रहे हैं, इसको रन करने में मदद करता है। जीमेल इसको रन करने में मदद करता है, ठीक है। इसके सिवा और क्या होता है, गूगल का सर्च इंजन जो है वो भी गूगल कंप्यूट इंजन पे ही रन होता है। तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर गूगल का देख रहे हैं हर जगह एग्जिस्टिंग है गूगल कंप्यूट इंजन। इसीलिए बोला जाता है कि दीज बेहेमॉथ्स, दीज बिग कंपनीज कैन चेंज द कोर्स ऑफ पॉलिटिकल आउटकम्स इन एनी ऑफ द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। रीजन क्या है, इतनी ज्यादा पावरफुल है, हर जगह इनका एग्जिस्टेंस है। तब यहाँ पे आप देखोगे तब समझ में आएगा भाई, ये कुछ भी आप इंटरनेट पे कर रहे हो ये हर जगह प्रेजेंट है, चाहे अमेजॉन वेब सर्विसेज की बात करिए या गूगल कंप्यूट इंजन की बात करिए। तो ये क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस का एग्जांपल। उसके बाद अगर मैं पास प्लेटफॉर्म जो है यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, इसका एग्जांपल कौन है, गूगल का ऐप इंजन, एडोब का कॉमर्स एंड AWS इलास्टिक बीनस्टॉक। ये सारे के सारे एग्जांपल्स है गूगल, मतलब ये प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के। गूगल ऐप इंजन का क्या मतलब है, गूगल ऐप इंजन आपको क्या देता है, वेब होस्टिंग करने की सुविधाएं देता है। कोई भी वेबसाइट बनती है तो ज़्यादातर क्या होता है, गूगल के सर्वर पर लोकेटेड होती है, गूगल के सर्वर पर लोकेटेड होती है। तो वो सर्वर जो है आपका वो गूगल ऐप इंजन का पार्ट है। हम लोग गूगल एंड्रॉयड का प्ले स्टोर आप लोग यूज़ करते हैं, कहाँ पे होस्टेड है, ये सब जनरली हर जगह गूगल है, इसीलिए वन ऑफ द बिग कंपनीज है, वो टॉप 5 कंपनीज में आती है। तो ये प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस की बात हो गई यहाँ पे। फिर सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, इसका क्या एग्जांपल है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, जीमेल, स्लैक, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365। मेजॉरिटी ऑफ अस, हम और आप, हम दोनों ही लोग यूज़ कर चुके हैं इस चीज़ को यहाँ पर, ठीक है। तो ये हम लगातार इसके बेसिस पे ही अपनी ज़िंदगी प्रोफेशनली रन करते हैं।
तो क्लाउड कंप्यूटिंग का रोल आप समझ रहे हैं यहाँ पर कितना ज़्यादा है। इसलिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है क्लाउड फैसिलिटी फाइनेंशियल सेक्टर के लिए यूज़ करना चाहती है, ताकि कल को ज़रूरत पड़े तो ये चीज़ें सिक्योर रहें। मतलब हैकिंग तो हर जगह ही हो रही है ना, चाइनीज़ हैकर्स के बारे में हम में से कौन नहीं जानता है, वो हर जगह ही कहीं ना कहीं अटैक करने में माहिर हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कहीं ना कहीं क्लाउड फैसिलिटी का यूज़ करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्दर वाल्प की बात करते हैं। वाल्प मतलब वेब एग्रीगेटर ऑफ लोन प्रोडक्ट्स, ठीक है। लोन के प्रोडक्ट्स एक ही जगह पे मिल जाए हमको, ठीक है, उसको हम आपस में कंपेयर कर सकें, तो उसको रेगुलेट करने के लिए क्या लाया जा रहा है आरबीआई के द्वारा? रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ठीक है। ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है आरबीआई लेकर आ रहा है, इसको WALP बोलते हैं, वेब एग्रीगेटर्स ऑफ लोन प्रोडक्ट्स। इनके लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कौन दे रहा है? आरबीआई दे रहा है यहाँ पर। तो WALP एंटेल्स एग्रीगेशन ऑफ लोन ऑफर्स फ्रॉम मल्टीपल लेंडर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म। ये कहानी है मतलब बड़ी बड़ी लाइन में, लेकिन सार यही है, एक जगह पे अगर सारे के सारे लोन एग्रीगेटर्स इकट्ठा हो जाएं, हम एज ए कस्टमर, हम और आप एज ए कस्टमर उसको आपस में जज कर सकें, तो वही इसकी यहाँ पर कहानी है सारी की सारी, ठीक है। तो उसको रेगुलेट करने के लिए जो है आरबीआई इनिशिएटिव ले रहा है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ला रहा है। उसके बाद फर्दर बात करते हैं यूनिफाइड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑन कनेक्टेड लेंडिंग। जितने भी इंस्टीट्यूशंस लेंडिंग करते हैं, ठीक है, उनके लिए एक यूनिफाइड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाया जा रहा है कि लेंड करते हो, बैंक्स करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस करते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर्स करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि उधार देते हैं, लोन देते हैं, लेंडिंग करते हैं। उन सबको रेगुलेट करने के लिए एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के तहत, तो उसके लिए आरबीआई फ्रेमवर्क ला रहा है, ठीक है। तो अगेन आरबीआई इस पे काम कर रहा है। इससे होगा क्या? जो क्रेडिट है, जो लोन दिया जाता है, ये क्रेडिट लोन मतलब क्रेडिट मतलब लोन, तो इसकी जो प्राइसिंग है कि कितने इंटरेस्ट पे दिया जाना चाहिए और कैसे दिया जाना चाहिए, उसको रेगुलेट करने में ईजीनेस आ जाएगी। फर्दर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये भी न्यूज़ में था। एनपीसीआई ने अभी बोला है कि जो यूपीआई है वो $100 बिलियन का थ्रेशोल्ड क्रॉस कर चुका है। ये थोड़ी सी पुरानी न्यूज़ है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाती है, क्योंकि एनपीसीआई के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। एनपीसीआई जो होता है यही यूपीआई भारत का जो प्लेटफॉर्म है, यूपीआई प्लेटफॉर्म, इसको ओन भी करता है, ऑपरेट भी करता है। एनपीसीआई ने इसको 2016 में लॉन्च किया था बाई विद द हेल्प ऑफ 21 मेंबर बैंक्स। अब एनपीसीआई के बारे में जान लेते हैं। पहली चीज़ इसको किसने लॉन्च किया? तो आरबीआई ने लॉन्च किया। आरबीआई प्लस इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, इन दोनों ने मिलकर एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को लॉन्च किया है अंडर द प्रोविजंस ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, ठीक है। तो पीएसए सिस्टम जो है, पीएसएसए सिस्टम है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007, उसके प्रोविजंस के तहत नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बनाया गया है। प्रीलिम्स के लिए हाईली इंपॉर्टेंट है, डोंट मिस इट। ये लर्न करिए बाई हार्ट चीज़ों को, ठीक है, ताकि पेपर में कंफ्यूजन ना रहे। उसके बाद एनपीसीआई है क्या एग्जैक्टली? प्रोविजंस तो मैंने बता दिया, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स कंपनी एक्ट 2007 के तहत बनाया गया है, लेकिन ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, ठीक है, जो कि रजिस्टर्ड है सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। पहले 1956 था, फिर कंपनीज एक्ट 2013 आया, उसके सेक्शन 8 के तहत ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, ठीक है, एनपीसीआई। अब एनपीसीआई के द्वारा कौन कौन से ऑपरेटेड सिस्टम्स हैं, अगर इनकी बात करूं कि एनपीसीआई इनमें से क्या क्या रन करता है, जो कि प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो सकता है कि एनपीसीआई इनमें से किस किसको रन करता है, ऑपरेट करता है। देखिए, ये सरकारी संस्थाएं हैं, और सरकारी संस्थाएं अगर कोई इंपॉर्टेंट रोल निभा रही है, कोई फंक्शन निभा रही हैं, तो वो आपके पेपर का पार्ट हो सकता है, और एनपीसीआई एक बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, पहली चीज़ तो ये यूपीआई को रन कर रहा है। यूपीआई हम सभी लोग यूज़ करते हैं, मैं और आप यूज़ करते हैं। फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया आपका, फिर यहाँ पे अमेजॉन पे दिया हुआ है, भीम दिया है, ये सब क्या है? ये सब यूपीआई यूज़ करते हैं, यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस, ठीक है। तो ये जो है भीम जो है यहाँ पर गवर्नमेंट ओन्ड है, याद रखिएगा, गवर्नमेंट ओन्ड है। तो ये यूपीआई सर्विसेज को रन कौन करता है? नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। दूसरा क्या है? नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, NACH, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। कौन रन करता है इसको? NPCI। थर्ड इज इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, IMPS, तुरंत पैसा कहीं भेजना हो, रियल टाइम में तो पैसा किस में जा रहा है? अभी यूपीआई के थ्रू जा रहा है। इसके पहले की जो सुविधा थी नॉर्मल भारतीयों के पास, वो IMPS थी। IMPS से तुरंत पैसा जाता था, ठीक है, वो बैंक अकाउंट में आप अपने लॉगिन करते थे या ब्रांच में जाके IMPS करवाते थे। तो वो इमीडिएट पेमेंट सर्विस अभी आज की डेट में कौन रन कर रहा है? NPCI। इसके बाद आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, इसको भी रन करने की जिम्मेदारी किसकी है? NPCI की है। फिर भारत बिल पेमेंट सिस्टम
रन कर रहा है? एनपीसीआई। रुपे क्रेडिट कार्ड हम लोग सुनते हैं, तो रुपे वाला पूरा सिस्टम कौन रन कर रहा है यहाँ पर? एनपीसीआई। तो इस तरीके से आप पाओगे कि एनपीसीआई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और ये सारी चीज़ों को रन करता है। यूपीआई, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, रुपे, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम एंड इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, ये सारे के सारे एनपीसीआई के द्वारा रन होते हैं। और एनपीसीआई खुद जो है आरबीआई प्लस इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के द्वारा रन होता है। तो इसको यहाँ पर अभी इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं और उम्मीद है काफ़ी कुछ लर्न किया होगा आपने इस लेक्चर में। तो अब आगे बढ़ते हैं और अगर आपको मुखातिब होना है डे टू डे बेसिस पे तो आपको ये टेलीग्राम चैनल जो है इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम, ये मेरा खुद का टेलीग्राम चैनल है, इससे जो डेली अपडेट्स होती है मैं लगातार यहाँ पर डालता रहता हूँ, बहुत सारे पीडीएफ शेयर करता हूँ, आंसर राइटिंग के बारे में ब्रीफ करता रहता हूँ। तो इससे जो है आपकी लर्निंग लगातार बनी रहेगी। तो मेक श्योर यू गो टू दिस प्लेटफॉर्म टेलीग्राम चैनल पे। और ये पर्सनल टेलीग्राम आईडी है मेरी, इन केस यू वुड लाइक टू टॉक टू मी टेलीग्राम के थ्रू, तो यहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं। कॉल और व्हाट्सएप जो है आप इन नंबरों पे कर सकते हैं, दीज आर माई पर्सनल नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पर जुड़ सकते हैं। और लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अभी जो है यूट्यूब इस चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए लोगों के साथ में, और वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली इसको लाइक करिए। इसी के साथ फिर नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी ही मिलेंगे। जय हिंद।